तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंटू जिनू से मिलता है और जिनू से कहता है कि क्या ये सचमुच तुम हो जिनू। और अब हमें पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिंटू जिनू से बात करने के लिए आया था और जिनू उससे वो ड्राइंग मांग लेता है और जिंटू उसे ड्राइंग देता है और जिनू अपने मन में सोचता है कि ये एक मामूली सी घटना थी, लेकिन कहा जाता है कि इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत ऐसी ही घटनाओं से हुई थी। और जिंटू सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है और कहता है कि आखिरकार मेरा यहाँ आना एक बेवकूफ़ी थी। और तभी जिंटू को किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कहता है आपको मुझ पर भरोसा है मिस्टर वू। और वो जिंटू रुक जाता है और पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और जिंटू कहता है हाँ मैं भरोसा करता हूँ। और वे आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जिनू की थी। और जिनू कहता है फिर मुझे आशा है कि मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ आप उस पर विश्वास करेंगे। तो और तभी जिंटू को अपनी पुरानी लाइफ के सभी फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं कि कैसे जिनू ने सभी मुनार से फाइट की। और तभी जिंटू कहता है क्या हो रहा है मिस्टर संग। और जिंटू अपने सिर पर हाथ रखता है और झुककर कहता है मिस्टर संग जिनू ये उस स्टूडेंट का नाम है जिससे मैं अभी मिला था। जिंटू की आंखों के सामने चमक थी, यादें पास्ट में प्रेजेंट से जुड़ रही थी। जिंटू ने जिनू की आंखों के माध्यम से खुद को उन दुनिया में देखा जिसे वो भूल गया था। जिंटू को अपनी सभी पुरानी लाइफ के फ्लैशबैक दिखाई देने लगे कि वो कैसे जिनू से मिला, कैसे वो हंटर बना, कैसे वो डंजन्स में जाता था। जिनू ने सभी गेट मैजिक बीस्ट हंटर रूलर एवं मोनार्क की कहानी को याद किया और वह चिल्लाते हुए कहता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और बाद में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एपिसोड 3 खत्म हुआ था और जिंटू को पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। और वो जिनू से कहता है क्या तुम उन सबसे अकेले में लड़े जिनू। जिनू कहता है कि हाँ, क्योंकि हायर बींग्स की यादें समय के प्रभाव से इफेक्ट नहीं होती हैं। और बाद में कैप्टन जिनू से कहता है जिनू ज्यादा देर मत करना, जब तक तुम पार्टी में नहीं आओगे तब तक हम जोंगिल को बंधक बनाए रखेंगे। और तभी जिंटू जिनू से कहता है तुम कब तक डायमेंशन रिफ्ट में उन मोनार्क से लड़ते रहे। रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 2 साल के लिए गायब थे, लेकिन इतने कम समय में तुम किसी भी तरह उन मोनार्क को नहीं हरा सकते। तभी जिनू कहता है 27 साल मुझे इतना वक्त लगा उनको हराने के लिए। और ये बात सुनकर जिंटू हैरान हो जाता है और जिनू से कहता है क्या तुम्हें इसका कोई अफसोस है। और जिनू उसे जवाब देता है नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार फैसला सुनाया गया है, मैं हर बार एक ही ऑप्शन को चुनूंगा। और बाद में जिंटू जिनू को स्माइल करते हुए कहता है खैर ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हो। और जिनू कहता है कि हाँ मैं इससे खुश हूँ, इसके अलावा मुझे अपनी फिजिकल बॉडी में बदलाव करते रहना होगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। और जिंटू जिनू को देखकर अपने मन में सोचता है कि अमरता की शक्ति ने जिनू को भगवान का दर्जा दे दिया है, फिर भी इतनी अनॉर्मल पावर्स के साथ वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहना चाहता है। जिंटू जिनू से कहता है क्या तुमने सोचा है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। जिनू कहता है कि मैंने अभी कुछ खास नहीं सोचा है। तभी जिंटू कहता है फिर तुम हमें ज्वाइन कर लो। जिनू कहता है तुम्हारा मतलब पुलिस। जिंटू कहता है कि हाँ, और जो अपराधी हाल ही में हमारे पुलिस स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी तुम्हारे शैडो मॉन्स्टर से डरे हुए हैं। और तभी जिनू कहता है लेकिन अगर मैं पुलिस को ज्वाइन कर लूंगा तो बाकी ऑफिसर्स के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होगा। और तभी जिंटू कहता है ये ठीक उसी प्रकार की दुनिया है जिसे हम बनाने का प्रयास कर रहे थे। और तभी जिनू कहता है मुझे इसके बारे में सोचने दो। और वह जानने लगता है। तभी जिंटू कहता है मैं तुम्हारा जवाब सुनने के लिए उत्सुक हूँ। जिनू जाते जाते कहता है प्लीज ऐसा ना करो, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा काम करते हो और आपको पैसे ना के बराबर मिलते हैं। और बाद में हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है और अप्रैल खत्म होने वाला है और मई शुरू होने वाली है। अचानक कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। भी हमें एक आदमी फोन पर डरते हुए किसी से बात करते दिखाई देता है जो कहता है कि मैं एक यात्री हूँ और मैं रेगिस्तान में हूँ। और उस यात्री ने इमरजेंसी सेंटर में कॉल की होती है। वहाँ एक लड़की उसकी कॉल को उठाकर उस यात्री से बात करती है। यात्री से पूछती है क्या कोई दुर्घटना हुई है। और तभी यात्री कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लड़की कहती है तो फिर आपकी कौन सी इमरजेंसी है। तभी वो यात्री उस लड़की को कहता है मैंने इसलिए फोन नहीं करा है क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ, मैंने फोन किया है क्योंकि मैंने जो देखा है उसकी रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और तभी वो लड़की उस यात्री को कहती है कि आपकी सिचुएशन अर्जेंट है क्या, हमें हेल्प के लिए किसी को भेजना चाहिए। तभी वो यात्री कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे इसे अर्जेंट कहना चाहिए, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसे कैसे समझाऊंगा। लड़की कहती है
सर आपको बताना होगा कि क्या हो रहा है ताकि हम उस अनुसार आपको जवाब दे सकें। और वो यात्री कहता है कुछ टूट रहा है, मुझे बहुत सारे क्रैक दिखाई दे रहे हैं। तभी वो लड़की अपने मन में सोचती है क्रैक, क्या रेगिस्तान में कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है। और तभी वो लड़की कहती है सर क्या आप सच में उन क्रैक्स को देख पा रहे हैं। तभी यात्री कहता है हाँ जी आसमान टूट रहा है। और तभी हमें आसमान में कई क्रैक्स दिखाई पड़ते हैं जैसे कि कोई गेट ओपन हो रहा हो। और बाद में हमें जिन्नू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ग्रीस जिन्नू से कहता है माय किंग आपको प्रॉब्लम्स 24 को एक अलग तरीके से देखना चाहिए। और तभी हमें जिन्नू दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रहा होता है और वो कहता है कि ये कैसी फीलिंग है। और बाद में हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ एक रूलर का वेसल बैठा होता है और वो अपने मन में सोचता है बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए शैडो मोनार्च। लेकिन तभी अचानक से वहाँ जिन्नू आ जाता है और उस वेसल से कहता है क्या इसके लिए रूलर जिम्मेदार है। और तभी वो रूलर का वेसल चौंक जाता है और जिन्नू से कहता है कि नहीं जी हम नहीं हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा ट्रेवल करने का तरीका डिफरेंट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बात उस गेट की हो रही है जो रेगिस्तान में ओपन हुआ है, इसका पता जिन्नू को चल चुका है और रूलर इसी वजह से जिन्नू से मिलने के लिए आए हैं। और तभी जिन्नू कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई विचार है कि किस प्रकार के जीव पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। और तभी वो रूलर कहता है वो भारी लोग हैं, वो हमारी दुनिया का दौरा कर चुके हैं। मेरा मानना है कि स्वर्गीय सेना के द्वारा खदेड़े जाने के बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। और तभी जिन्नू कहता है लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। रूलर जिन्नू को बताता है वो एक डेमन की जनजाति है जो जीवन का समर्थन करने वालों ग्रहों पर चट्टाने खाकर जीवित रहते हैं। इन दुष्ट प्राणियों को उनकी दुनिया में टाइटन्स कहा जाता है। और ये तो स्पष्ट है कि वह पृथ्वी की ओर क्यों आ रहे हैं। और तभी जिन्नू कहता है कि वो हमारे फ्रेंड नहीं है। और तभी रूलर कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो हमारे फ्रेंड नहीं है। तभी जिन्नू कहता है कि कप ऑफ रिकॉग्निशन के इस्तेमाल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और तभी वो वेसल कहता है हाँ ये सही है, असल में वे कप ऑफ रिकॉग्निशन के पहले हमारी दुनिया में आ गए थे और अब ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। और अब वो आपकी दुनिया को निशाना बनाने जा रहे थे लेकिन उन्होंने पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बदल दिया है। और तभी जिन्नू कहता है तो फिर मुझे ही इसका कारण होना चाहिए। और तभी वो वेसल कहता है टाइटन्स ने आपकी इनक्रेडिबल पावर को ट्रेस किया है, कम से कम हमारा तो यही मानना है। और रूलर्स ने आपकी मदद के लिए स्वर्गीय सेना भेज दी है। नहीं वे इसे समय पर नहीं बनाएंगे, भले ही रूलर्स अभी अपनी दुनिया से हमारी दुनिया के लिए एक गेट बनाना शुरू कर दें, पर इसे पूरा होने में कुछ साल लगेंगे। समय तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, मैं टाइटन्स को देख लूंगा। और बाद में हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जो कि यूएसए के पश्चिमी भाग में है। अमेरिका की सरकार ने रेगिस्तान के आसपास के एरिया को सील कर दिया है और रेगिस्तान में क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट को काम पर रखा गया है, लेकिन वे सभी किसी ठोस जवाब पर पहुंचने में असफल रहे हैं। और तभी एक रिसर्चर आर्मी कमांडर से कहता है मुझे यकीन नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। और तभी एक पास खड़ा रिसर्चर कहता है कि मैंने पिछले 30 सालों में एक्सट्रीम मौसम पर रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा। और तभी आर्मी कमांडर उन्हें कहता है चिंता मत करो, अगर वहाँ से कोई चीज निकलकर हमला करने की कोशिश करती है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। तभी आर्मी कमांडर के पास खड़ा सोल्जर कुछ देखता है और तभी अचानक से आर्मी के सभी वेपन्स एंड सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। और ये किसी और ने नहीं बल्कि जिन्नू अपनी एबिलिटी रूलर अथॉरिटी को एक्टिवेट करके किया। और अब जिन्नू वहां आ चुका था और जिन्नू कहता है कि ये वेपन्स टाइटन्स पर काम नहीं करेंगे। जिन्नू गेट की तरफ देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेज तैयार हो गई है। मैं बता सकता हूँ कि हमारे दुश्मन इस जमीन को हड़पने के लिए तैयार हैं। मैं पास में सांस लेते हुए उन्हें महसूस कर सकता हूँ। और तभी जिन्नू अपने सभी डेगर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है जो है सामने रखो। और तभी उन डेगर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग डेगर आगे आ जाता है और जिन्नू कहता है अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें लड़ना होगा। और जिन्नू उस डेगर को पकड़ लेता है और कहता है मुझे अब लड़ना होगा मोनार्च की तरह जो कि एक हंटर भी है। और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।